तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 0 किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, वो यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है या जो समरी है, क्या क्या टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में कंटेंट क्या है, वो पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो देखेंगे। फर्दर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती है, वो हम देखेंगे। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स देखेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये ओवरऑल कंटेंट है इस पूरे चैप्टर का। इसमें पहले और भी कुछ चीजें होती थी जो अभी फिलहाल हट गई हैं, तो जिसको मैंने यहां पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। मैं हर एक चीज के एक शॉर्ट पॉइंट आपको बताते जाऊंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस मिले तो आपको उसका फंडामेंटल क्लियर हो। ठीक है, बुक मैं कौन सी फॉलो कर रहा हूं, तो एसएल अरोरा और एनसीईआरटी, बिकॉज सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होगी, एसएल अरोरा आप लोग कर सकते हो फॉलो। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। जो आपकी काम की चीजें उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, नीड ऑफ मेजरमेंट। जो इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, तो नीड ऑफ मेजरमेंट लिखते जाना शॉर्ट पॉइंट्स, और हम उसमें डिस्कस करते जाएंगे। नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहली चीज ये, मेजरमेंट जो इस चैप्टर का नाम है, उसकी नीड क्या है, क्यों हम मेजरमेंट करते हैं, कुछ एग्जांपल से बताओ। हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिल्कुल। और अगर बेस्ट तरीका ये बोला जाए, अगर मान लो मेरा भाई मुझसे छोटा है, मैं ये वर्ड बोलता हूं, तो ये वर्ड तो ठीक है, कंपैरिजन पता चल गया कि मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, तो मुझे वो काउंट चाहिए, कुछ ना कुछ एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए। उसके लिए हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो इसी को शॉर्ट वर्ड में मैं लिख पा रहा हूं, लिखना टू डिटरमाइन एग्जैक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप, टू डिटरमाइन एग्जैक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप, टू डिटरमाइन एग्जैक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप। तो ये एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टली कितना बड़ा है या एग्जैक्टली कितना छोटा है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। अब सेकंड पॉइंट लिखना, फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड पॉइंट है फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सारी की सारी चीजें जिनको मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? लिक्विड को भी मेजर कर सकते लीटर्स में। फीलिंग्स, करेक्ट। फीलिंग्स को, सैडनेस को, लव को, ये सब मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। समझ में आ गया? सो द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, लिख लो, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में एक शॉर्ट पॉइंट लिखना। ऑल क्वांटिटीज, एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज
लिखना इसमें, ऑल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट, that are independent, that are independent of other physical quantity, that are independent of other physical quantity are called fundamental or base quantity, are called fundamental or base quantity. Are called fundamental or base quantity. तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, दो फिजिकल क्वांटिटीज का, आप मुझे बताना इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी नहीं है। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है स्पीड। स्पीड क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हो गया? सो अब यहां पर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मैं यहां पर ना वो पीपीटी ओपन कर दे रहा हूं, एक बार ना आप उन चीजों को लिख लो, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूं तब तक, और उसकी एसआई यूनिट्स भी है, एक अर्जेंट कॉल है, जस्ट वेट। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो हम कहां पर थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे मैं एक एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कि लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पर सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिस्टेड है। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसको यूजुअली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट्स, हालांकि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, बट करेंटली यहाँ एसआई यूनिट जो है इसकी किलोग्राम्स होती है, जिसको डिनोट करते हैं केजी से। अब इसको भी लिखने का एक स्टैंडर्ड रूल होता है। रूल ये है कि जो सिंबल केजी है वो इसी फॉर्मेट में आपको यूज करना है। मतलब आप अगर कैपिटल के कैपिटल जी लिखोगे तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग इंटरप्रेट होगा। क्लियर हो गया? तो सिमिलर वे में लेंथ जो है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एल है, उसको मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। टाइम को टी से और एसआई यूनिट को एस से, करंट को आई से, और उसके अच्छा इसमें भी अगर आप नोटेशन देखोगे ना तो इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं कैपिटल ए लिखेंगे, लेकिन अगर हम उसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो कैपिटल ए न लिख के स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे। ओके, सिमिलर वे में टेम्परेचर केल्विन के लिए कैपिटल के वर्ड, लेकिन फुल फॉर्म में हम स्मॉल के यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट सोसाइटी है जो ये गवर्न करती है और टाइम टू टाइम जो अपडेट करती है इन चीजों को, उसमें ये फॉलो किया जाता है।
सिमिलर वे में एटॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको एन से डिनोट किया जाता है, मोल इसका नेम होता है ऐसा यूनिट का, एमओएल नोटेशन, ठीक है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को एलवी से डिनोट किया जाता है, कैंडेला इसकी यूनिट है सीडी से डिनोट किया जाता है। ओके, सो ये सारे, अच्छा, तो ये सारे एसआई यूनिट्स हैं। वैभवी मैं ध्यान ही नहीं दिया था, तुम बैठी हुई थी क्या? ओके, सॉरी। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया एसआई यूनिट्स। हाँ, अब इसके बाद ना, अदर देन दीज टू यूनिट्स, दो और यूनिट्स होती है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टे रेडियन। हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हमने ये एसआई यूनिट्स लिख ली है। अब देखो आगे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अच्छा, मैंने फंडामेंटल लिखा दिया, डिराइव्ड नहीं लिखवाया क्या? डिराइव्ड देखो, क्या डिराइव्ड नहीं लिखवाया ना? डिराइव्ड लिखने के बाद सप्लीमेंट्री लिख लो। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो क्वांटिटी होती है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करके बनाया जाता है, इन शॉर्ट उसकी डेफिनेशन है। तो लिखना वो पॉइंट उसमें, डिफाइनिंग ऑपरेशन, डिफाइनिंग ऑपरेशन is based on, is based on other physical quantity. Defining operation are based on other physical quantity. तो ये क्वांटिटी जिनका डेफिनेशन या जिसकी जो ऑपरेशन है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसका एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा वो क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1, एस इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम बाकी दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करी है, उससे डिराइव्ड है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिख लो ये एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेजरमेंट। मेजरमेंट में देखो, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, तो मान लो क्वांटिटी को क्यू है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक होता है नंबर और दूसरा होता है उसकी यूनिट। जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा 5 kg, तो 5 क्या हो गया, नंबर, और kg क्या हो गया, उसका यूनिट। तो अगर वो क्वांटिटी को मैं q से डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो n है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका नंबर, और ये u क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका यूनिट। नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताता हूं मैं। नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, और ये u जो है वो यूनिट है। तो ओवरऑल ये जो भी हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। भले यहां पर n और u वेरी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वैल्यू उसकी कांस्टेंट होगी। अब जो मैं अभी स्टेटमेंट बोला उसका मतलब क्या है समझना। अगर मान लो ये मेरे पास 5 kg राइस है, तो यहां पर 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से अगर मेजर करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम्स, ऐसा भी कर सकता हूं मैं मेजर। तो यहां पर n की वैल्यू चेंज हो गई और u की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब कि n1u1 इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर, n2u2, क्योंकि नंबर भी चेंज हो रहा है, यूनिट भी चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी जो हमें मिल रही है वो क्या है, कांस्टेंट, वो सेम मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो और ये पॉइंट लिख सकते हो, n1u1 इज इक्वल टू n2u2।
इसका मतलब n जो है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर 5 है और ये क्या हो गया, 5000 हो गया, मतलब यहां पर नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जो यूनिट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किलोग्राम ज्यादा होता है और ग्राम्स क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो नंबर की वैल्यू कम होगी, और अगर यूनिट को घटाएंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट। नेक्स्ट लिखना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो हमने अभी डिराइव्ड और फंडामेंटल देखा था उसी से रिलेटेड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज ही है, बट इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसमें लिखो इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, it is different from both base and derived quantity. अब ये उन दोनों से डिफरेंट क्यों है, इसका कारण मैं बताता हूं। जैसे बेस क्वांटिटी डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, तो डिस्टेंस और टाइम को मिला के हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी को यूज करके रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड लिया और हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम लिया, उनको यूज करके हमने एक्सेलरेशन, एक और नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो हैं जिनको यूज करके हम कोई नई क्वांटिटी डिराइव नहीं कर सकते। समझ में, इसीलिए ये इन दोनों से क्या है, अलग है। तो दूसरा पॉइंट लिखना, वी कैन नॉट डिराइव अदर क्वांटिटीज यूजिंग दिस, वी कैन नॉट डिराइव अदर क्वांटिटीज यूजिंग दिस। हम इसको यूज करके और कोई क्वांटिटीज डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है। अब दो तरह की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, देखो एक है रेडियन और दूसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या उसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं। अभी यूनिट पे हम आएंगे आगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अगर बोलना है तो दो तरह की हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सरफेस एंगल। लिखाता हूं एक मिनट में। लिखना, ये क्वांटिटीज कौन कौन सी है। सबसे फर्स्ट है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और सेकंड है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक है। तो पिज्जा का शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप है। वो प्लेन फिगर है अगर मैं फ्लैट मानूं तो, ठीक है। अगर मैं उसकी एक स्लाइस निकालता हूं इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। समझ में आया ये चीज। वहीं अगर आप वाटरमेलन देखे होगे, तो वाटरमेलन एक 3D शेप है, ठीक है। और अगर उसका कभी आपने देखा होगा, जो वाटरमेलन सेलर होता है उसको काट के अंदर से उसका कलर दिखाता है। आजकल तो मैंने कभी खरीदा नहीं, तो लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो उसको अंदर से कट करता है 4 शेप में और उसको बाहर निकालता है, उसका स्लाइस एक देखा होगा। तो वो स्लाइस कैसा दिखता है, वो स्लाइस जो है इस सेक्टर का 3D वर्जन होता है एक्चुअली। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल क्या है, प्लेन एंगल, अगर प्लेन में। और जब वो सॉलिड बाहर निकलेगा तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। अगर 3D में दिखाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से, देखो प्लेन है 2D में हो गया, और ये सॉलिड में क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया। इस स्फीयर में ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल क्या है, सॉलिड एंगल बन रहा है। क्या ये क्लियर हुआ, विजुअलाइज कर पा रहे हो ये चीज।
ठीक है, अब यहां पर लिखना प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन से, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से, स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहां पर ना ये आता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसे मेजर किया जाता है, तो वो समझो। देखो सबसे पहले हम प्लेन एंगल के बारे में बात करते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में आप लोगों ने क्लास 10th में जब मैथ्स में पढ़ा था, ये वाला आर्क लेंथ, ये कंसेप्ट याद होगा। इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम, आर्क लेंथ। ये लेंथ यहां पर जो एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर एंगल बोलते थे उस समय, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते थे, रेडियस बोलते थे, याद आया। अब ये याद होगा कि आर्क लेंथ एल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद है, ये फॉर्मूला होता था आर्क लेंथ के कैलकुलेशन का, ठीक है। अब यहां पर जो हम थीटा लेते थे वो ये वाला एंगल होता था, लेकिन इस एंगल की यूनिट क्या होती थी, डिग्री में होती थी ना। या तो हम 30 डिग्री लेते थे, या हम 60 डिग्री लेते थे, या फिर हम 90 डिग्री लेते थे। तो एंगल का अभी तक जो हम मेजरमेंट कर रहे थे वो किस यूनिट में कर रहे थे, डिग्री में। लेकिन यहां पर मैंने कौन सा मेजर बताया, रेडियन। ये वर्ड मेरे ख्याल से पहली बार सुन रहे होगे, हो सकता है आप लोग, ठीक है। तो जिस तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए हम कई जगह पे मीटर, किलोमीटर ये वाली यूनिट यूज करते हैं, कई जगह पे फीट और इंचेस वाली यूनिट यूज करते हैं, वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए कई बार हम डिग्री वाला मेजर यूज करते हैं और कई बार हम ये रेडियन मेजर यूज करते हैं। लेकिन जो रेडियन मेजर है वो स्टैंडर्ड मेजर माना जाता है, वो एसआई यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो अब से आप जो भी मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, या किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में पढ़ोगे, आप हमेशा एंगल का कौन सा मेजर लोगे, रेडियन मेजर लोगे, ठीक है। और जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, हर एक यूनिट के कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, रूल होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। उसी तरीके से डिग्री और रेडियन के भी कन्वर्जन का कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मैं यहां पर बताता हूं। रिलेशन है 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। लिखो इसको, इस चीज को, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। रेडियन को स्टैंडर्ड फॉर्म में RAD, बस इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये बताओ मुझे कि अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में यूज करते थे मैथ्स के अंदर, इस फॉर्मूले में ये 360 जो होता था वो डिग्री में होता था, याद होगा तुम लोगों को। तो ये 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 पाई रेडियन। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, जिससे ये 2 पाई और 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो L की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, थीटा इंटू आर। क्या ये समझ में आ गया। और अगर मैं थीटा को डिफाइन करना चाहता हूं या थीटा को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, उसका फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन आर। क्या ये समझ में आ गया सबको, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन आर। अब ये जो सामने आपको फिगर दिख रहा है, या अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे, एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मैं बता रहा हूं बच्चों का ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, 4 बुक देखेंगे, 4 में अलग नोटेशन और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, समझ रहे हो ना ये चीज। तो क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूं। उस बुक में यहां पर एस की जगह इसको किससे डिनोट कर दिया है, डीएस से। ये जो एंगल थीटा बन रहा है उसको किससे डिनोट कर दिया है, डी थीटा से।
समझ में आ रही है ये चीज, और ये स्मॉल आर यूज किया है, बस इतना यूज किया, तो फॉर्मूला ओवरऑल जो अभी मैंने बताया वही बनेगा। फॉर्मूला क्या बना यहाँ थीटा का, एल अपॉन आर बना, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डी थीटा का डीएस अपॉन आर, ऐसा बन जाएगा। जो उस बुक का नोटेशन है एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूं, तो उसमें इसी चीज को उसने अलग तरीके से लिखा है, रिप्रेजेंटेशन बस अलग यूज किया है। यहां पर डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो स्मॉल एंगल को बस बताना चाह रहा है, बट अगर आप ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखते हैं दैट इज फाइन, वो सही है बिल्कुल, ठीक है। ओके तो ये सबने लिख लिया, अब इसको डिफाइन करते, जो भी हमने प्लेन एंगल लिखा उसका पूरा डेरिवेशन देखा एंगल का, अब उसको डिफाइन करेंगे। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे इसको। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, लिखो इस चीज को, प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, और इसको थीटा से डिनोट करते हैं, और बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लियर। और इसकी एसआई यूनिट रेडियन है, ये सब भी देख लिया। अब ये बताओ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये देखो इसी का 3D वर्जन, यहां पर इसका फॉर्मूला भी लिखा है, इसको किससे डिनोट करते हैं ये भी लिखा है, सेकंड पॉइंट करके लिख लेना सॉलिड एंगल। ये फिगर को एक्चुअली बनाना सॉलिड एंगल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप देख लो, अगर बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो देख लेना। सेकेंड है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको ना इससे डिनोट करते ओमेगा। क्या ये सिंबल तुम लोगों ने पहले कभी देखा है, ये ओम्स में देखा है ना, लेकिन वो ओम नहीं, ये ओमेगा रीड किया जाता है इससे, वो ओम वाला सिंबल अलग है और इसे ओमेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कई जगह पे सिंबल के अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ ओमेगा रीड करते हैं इसको, और ये एंगल किसका रेशियो होता है, जैसे यहां पर 2D में लेंथ और रेडियस का रेशियो, तो 3D में किसका रेशियो है, यहां देख के बताओ किसका रेशियो है ये। ए का मतलब क्या हो गया यहां पर, एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो वाटरमेलन जो है, इसको क्या बोलते हैं, तरबूज, अगर उसको काटेंगे, वो जैसा काट के देता है, तो जो उसका ऊपर का सरफेस एरिया जो आएगा, वो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब उसके रेडियस का स्क्वायर, वो आपको क्या देगा, इसका सॉलिड एंगल देगा, जिसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। समझ में आ गया ये चीज, तो लिख लो यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हो, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आर तो रेडियस है, वो चीज पता है, और इसकी यूनिट, यूनिट एस आर, शॉर्ट फॉर्म है उसकी एस आई यूनिट का एस आर, दोनों स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ये लिख लिया सबने, ओके। चलो अब यहां तक एक बार हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट वाइज देखा, पॉइंट वाइज बताओ क्या क्या पॉइंट लिखा। फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्यों जरूरी है। देन हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी फंडामेंटल और डिराइव्ड। फिर उसके बाद हमने देखा मेजरमेंट देखा, और फिर क्या देखा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है, अभी हम सिर्फ क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो भी लगभग सिमिलर टाइप की चीजें हैं, ठीक है। अब उस पे आते, तो नेक्स्ट लिखो, फिजिकल, फिजिकल यूनिट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो फिजिकल यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स कौन सी होती है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखेंगे, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो लिखना, स्टैंडर्ड अमाउंट यूज्ड टू मेजर, स्टैंडर्ड अमाउंट यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर, standard amount used to measure same quantity,
standard amount used to measure same quantity are called physical units. Are called physical units. ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे एक प्लॉट की लेंथ मेजर करनी है, तो क्या उस लेंथ को मैं एक वो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर करना प्रेफर करूंगा? क्या नहीं। तो वो फिजिकल यूनिट उस चीज के लिए प्रेफर्ड नहीं होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं, उसको यूजुअली हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में या फिर फिट में। समझ में आ रही है ये चीज? तो फिजिकल यूनिट एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जो सब चीज के लिए यूज किया जाए। अब कई बार देखो ये भी हो सकता है, जैसे मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट को मेजर करने के लिए मैं ये बुक से भी मेजर कर सकता हूँ कि कितनी लंबी एक बुक है, इस बुक का 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, बट वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। तो उसके लिए हम वो प्रॉपर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं जिसको फिजिकल यूनिट बोलते हैं। अब जब फिजिकल यूनिट डिफाइंड किए गए, एक्चुअली पूरी एक साइंस की सोसाइटी होती है जो उसको गवर्न करती है कि भाई कौन कौन सी यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे। ऐसा थोड़ी मैं अपने मन से मान लूंगा कि मैंने खुद से कोई एक यूनिट डिफाइन कर दी और उसका नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। उसको अप्रूव करने के लिए एक स्टैंडर्ड सोसाइटी है जो 1960s से उस चीज को अपडेट करते जा रही है, जिसको अभी जो करंटली जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम। ऐसा नहीं है कि फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, वो होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो किए जाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल यूनिट्स के, वो बता रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला पॉइंट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। पॉइंट वाइज लिख लो शॉर्ट में। जो क्वांटिटीज है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, ये बुक की लंबाई का 5 टाइम्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड जैसे 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंट साइज होना चाहिए उसका। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कई जगह पे अलग अलग मेजरमेंट्स को करने के लिए जो यूजुअली यूरोपियन सोसाइटी ने वो पूरा फॉर्म करके रखा है। जैसे कि उन्होंने अगर 1 केजी का मेजरमेंट किया है तो उसने कुछ ऐसे अलॉयस को प्लैटिनम वगैरह के एक म्यूजियम में स्टोर करके रखा है और मेजर किया कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद भी अपने वेट को चेंज नहीं कर रहे, वो उतना का उतना ही है। ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब अभी हमने ऑलरेडी ये देख लिया फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है और फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है। ये क्लियर हो गया, सबने नोट डाउन तो कर ही लिया था ये चीज। अच्छा ये बताओ डेंसिटी, डेंसिटी कौन सी यूनिट है? डेंसिटी की यूनिट क्या है पहले वो बताओ। हाँ, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी और वी कैन से डिराइव्ड यूनिट। कैसे मेजर करते हैं डेंसिटी को? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब केजी पर सेंटीमीटर क्यूब यूजुअल फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ सिस्टम्स यूजुअली फॉलो किए गए जो आप देखते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? वो पैरामीटर जो सेट कर दिए गए लेंथ मेजर करने के लिए। यहां पर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में सीएम से डिनोट करते हैं। जी का मतलब होता है ग्राम्स और एस का मतलब होता है सेकेंड, जिसको यूजुअली एस से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही तो यहां पर ये सेंटीमीटर, ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम? लेंथ को। ग्राम्स किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? मास को। और सेकेंड टाइम को। तो ये तीन जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है उनको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर करते थे। तो इस टाइप के सिस्टम को कहा गया सीजीएस सिस्टम।
CGS सिस्टम। और मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए गए हैं वो फ्रेंच साइंस सोसाइटी ने ही किया है, तो ये मतलब फ्रेंच सिस्टम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सेकेंड जो सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम इसमें आता है फुट या फीट जिसको आप बोलते हैं, सेकेंड आता है पाउंड, और थर्ड आता है सेकेंड्स। FPS का फुल फॉर्म बोल सकते हैं आप। तो फीट या फुट जो आप बोल सकते हैं, ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, पाउंड्स मास को, और सेकेंड्स टाइम को। तो अभी भी कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि अगर हम हाइट यूजुअली मेजर करते हैं तो फीट सिस्टम में यूज करते हैं। कई बार प्लॉट का एरिया फीट सिस्टम में यूज होता है। पाउंड कहां पर यूज होता है? केक्स वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, और ज्यादा इंटरनेशनली अडॉप्टेड नहीं है। नॉन मैट्रिक सिस्टम है। नॉन मैट्रिक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पहले और दो सिस्टम बता दूं उसके बाद। नेक्स्ट लिखो MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में यहां पर लेंथ को मीटर से, मास को केजी से, और टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं। और ये भी फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सोसाइटी ने इसको अडॉप्ट किया था। ये वाला ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। तो यूजुअली हम इसी पे बेस्ड है हमारा करेंटली स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम, और यहां पर SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, बिकॉज फ्रेंच में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो, फ्रेंच में सिस्टम आता है, इंटरनेशनल बाद में आता है, बट इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें भी लेंथ को मीटर में, वेट को केजी में, और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट MKS और SI सिस्टम में सेम होता है, बाकी का थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मोस्टली MKS सिस्टम जो है वो नियर टू द SI सिस्टम है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं अभी एक वर्ड बोल रहा था, मैट्रिक सिस्टम और नॉन मैट्रिक सिस्टम, वो क्या है वो समझा देता हूं। जैसे कि अगर मान लो आपको 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपली 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। अगर आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे CGS, MKS और SI, इसमें लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर इनमें मेजर किया जाता है। तो इसमें कन्वर्जन करने के लिए आपको सिंपली 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल कन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप लेंथ को या 1 मीटर को फीट में कन्वर्ट करके बताओ, तो क्या आपको वो कन्वर्जन याद रहता है? यूजुअली नहीं रहता हमें याद आया ये चीज, पता है ये चीज। तो अगर आप वो जो बड़ी वाली स्केल लेते हैं 30 सेंटीमीटर की, वो लगभग 1 फीट के बराबर होती है, 33 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 फीट। तो ये कन्वर्जन जो है वो डायरेक्टली 100 से डिविजिबल नहीं होता है, ये सब 100 या 10 या 1000 से डिवाइड करके मिलते हैं। इसलिए इन तीनों सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं और इसको नॉन मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये ध्यान में रखना, आप चाहो तो उसमें मार्क करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो पिछली क्लास में हमने ना थोड़ा बहुत डायरेक्शन का डिस्कशन किया था, जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर, जिसमें डायरेक्शन नहीं, जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर।
जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है स्केलर क्वांटिटी। देख लो, स्केलर क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में QTTY लिख देता हूं, बट फुल फॉर्म आप चाहो तो लिख सकते हो। स्केलर क्वांटिटी, तो ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लिख लो शॉर्ट में, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, डेंसिटी, ये सारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। मास, लेंथ एंड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ओके, अब देखो यहां पर ना बहुत सारा कंसेप्ट हमें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में रिक्वायर्ड होता है, उसको हम पढ़ेंगे। वो एक्चुअली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। उसमें हम मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन को कैसे, वो सारी चीजों को पढ़ने और समझने के लिए हमें पहले पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा, 3D में और 2D में। 3D तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट उसका। 2D आपने जरूर पढ़ा है क्लास 10th तक, याद होगा आप में, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर मैं 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, तो मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। और अगर मान लो ये पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये 1,2 है। 1,2 लेना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा, इसको एक काम करते हैं 2,3 ले लेते हैं, बिकॉज ये लेंथ कम है, ये हाइट ज्यादा है, ठीक है, 2,3 ले लेते हैं। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कोई भी चीज मोशन पे है या रेस्ट पे है, वो डिसाइड किया जाता है रेफरेंस में, कि हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं। तो यहां पर ये रेफरेंस हमारा ओरिजिन है मान लो, और अगर हम इस पॉइंट के पोजीशन में एक डायरेक्टेड लाइन बनाए, ये डायरेक्टेड लाइन बनाए, तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं, जिसमें इस लाइन का डायरेक्शन डिफाइंड है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसको प्रॉपरली बताने के लिए कि भाई ये किस डायरेक्शन में है, कितना है, हम एंगल का यूज करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली लेंथ यहां पर कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। ये वाली हाइट इसकी कितनी आ गई, 3 यूनिट्स। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9 + 4 मतलब 13। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √13। क्या ये समझ में आ गया? और अगर मैं पूछूं कि भाई ये किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला, एंगल पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। कैसे बताओगे कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? तो देखो फिजिक्स में ना मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। इनफैक्ट वो भी यूज होगा जो आपने 10th तक नहीं पढ़ा है, जो 11th में भी कई मैथमेटिकल पार्ट आपके सिलेबस में नहीं होता है, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, या पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये समझ लो। तो अगर मैं पूछता हूँ ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? अराउंड 50 डिग्रीज। ओके, चलो देखो, अगर आप लोगों को 10th का रिकॉल कराऊं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो पता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका बेस, और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका परपेंडिकुलर। और अगर मान लो इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं,
तो परपेंडिकुलर और बेस से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? टेन थीटा। तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। समझ में आएगी नहीं? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं कि क्या होगी, तो भाई टेन जो है ना ये उधर जाएगा। अब टेन जब उधर जाएगा तो उसको हम किससे लिखते हैं? टेन और पावर में क्या आ जाएगा? -1, इनवर्स जिसको आप बोल सकते हैं, और ये आ जाएगा 3/2। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? टेन इनवर्स 3/2। समझ में आया? ये उसका क्या हो गया? डायरेक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे निकलेगा। तो हम उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ निकालेंगे अगर वो डायरेक्टेड लाइन है, और डायरेक्शन मतलब उस एंगल को यूज करके निकालेंगे। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, अब से हम जो भी एंगल यूज करेंगे वो सारे एंगल का मेजरमेंट हम किस में करेंगे? रेडियंस में करेंगे। तो वो रेडियन का कन्वर्जन एकदम फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए सबको। मैं एक छोटे से सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले मैं पूछ लेता हूं, बताओ क्या रिलेशन था डिग्री और रेडियन मेजर में? 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन था? पाई रेडियन। अब अगर मान लो मैं पूछता हूं कि भाई ये बताओ 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो ये इसका हाफ किया तो इसका भी कितना आ जाएगा? हाफ, मतलब कितना आ जाएगा? पाई/2 रेडियन। 30 डिग्री कितना होगा? 1/6 नहीं, पाई/6। पाई/6, तो ये कितना आ जाएगा? पाई/6 रेडियन। ओके। और अगर मैं पूछूं कि 540 डिग्री कितना रेडियन होगा? अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर एड ऑन करता हूं, वो ये कि अभी तक आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, वो 90 डिग्री तक के लिए वैलिड था, याद है कि नहीं? 0 से लेके 90 तक। लेकिन एंगल 90 पे खत्म नहीं होते, वो तो उसके भी आगे जाते हैं। तो यहां पर आपको सारे एंगल्स और उसके कन्वर्जन्स ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीजों के। फिलहाल मैं यहाँ कुछ डिग्री मेजर लिख रहा हूं, आप लोग लिखो जो स्टैंडर्ड है, जो ध्यान में रहने चाहिए, जिनके रेडियन मेजर्स। तो ये हो गया 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 135 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 240 डिग्री। ये सबका रेडियन मेजर चाहिए। अगर किसी को एक एग्जांपल से दोबारा समझाना है तो देखो मैं यहां समझा देता हूं, सुन लो ध्यान से। ठीक है, कैसे कन्वर्जन करते हैं मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। सबसे पहली चीज, 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। ध्यान से सुनना। तो 1 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? 1 डिग्री तो 180 को डिवाइड में भेज दो तो कितना हो जाएगा? ये पाई/180 रेडियन। समझ में आया? अब अगर मैं 30 डिग्री पूछता हूं तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो कट गया, 3 1 जा 3 6 जा 18, मतलब ये कितना आ गया? पाई/6 रेडियन। समझ में आया कि नहीं कैसे निकालना है? अगर मैं पूछ रहा हूं कि भाई 45 डिग्री का मेजर निकालो, 45 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है? पाई/180 के। तो 45 डिग्री कैसे निकलेगा? तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई/180। सिंप्लीफाई करो, वो उसका रेडियन कन्वर्जन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये हर जगह पे, क्योंकि हम रेडियन फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लो 5 6 जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो, फिर हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे।
तो सारे कन्वर्जन हो गए ना? हाँ, तो 60 डिग्री का बताओ क्या आ रहा है? π/3 रेडियंस। क्या ये आया सबका? कंफर्म करो, है ना? 120 डिग्री का कितना आ रहा है? हाँ, तो आप चाहो तो यहाँ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हो। 2π/3 कैसे? ये 60 है, ये उसका डबल है, तो इसका डबल कर दो। समझ गए ना? ओके, 135 डिग्री का, अच्छा 45 डिग्री का निकाल लिया होगा, कितना आया? 40 π/4 रेडियंस। क्या ये आ गया π/4 रेडियंस सबका? और 135 डिग्री का कितना आ रहा है? यस, 3π/4 रेडियंस ये आ गया। और 240 डिग्री वो इसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 4π/3 रेडियंस। क्या ये हो गया सबका डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन? ओके, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशंस पे। अच्छा, उसके लिए मैं कुछ कुछ एक और मैथमेटिकल पार्ट में यहां पर ऐड करता हूं। जैसे किलो वर्ड का मतलब आप सभी जानते हैं ना, किलो का मतलब क्या होता है? अगर हाँ 1000, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा नहीं पता? मेगा बाइट, 1 मेगाबाइट इज हाउ मेनी किलो बाइट्स, 1 MB इज हाउ मेनी KB? नहीं पता क्या ये? अच्छा, ओके। चलो, इसमें शायद मेरे पास वो कन्वर्जन होगा और आपको मैं थोड़ा एग्जांपल से भी बता देता हूं। सुनना और ध्यान देना, ये सारे टर्म्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे आगे आके, तो इसलिए ध्यान में रहे तो अच्छा है, ठीक है। तो यूजुअली देखो यहां पर ना जो बेस क्वांटिटी होती है, जैसे कि अगर हमारी SI यूनिट की बात की जाए, लेंथ की या डिस्टेंस की, तो वो हमारे पास कितनी है? मीटर, है ना? तो यहां पर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये दोनों तो हम कम यूज करते हैं, लेकिन किलोमीटर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻3, और उसको किससे डिनोट करते हैं? K से। मेगा को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से, और उसका मतलब क्या होता है? 10⁻6। ये यूजुअली अगर हम बहुत ज्यादा ना कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा MB कितने MB का है? तो MB का मतलब क्या? मेगा बिट्स। मतलब वहां पर क्या हो गया? 10⁻6 बिट्स हो गया उसका मतलब। क्लियर है ये चीज? GB, ये भी यूज किया हमने। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? गीगा। गीगा का मतलब क्या होगा? 10⁹9। ठीक है, तो 1 GB इज हाउ मेनी बिट्स? तो ये हो जाएगा 10⁹9 बिट्स। तो ये जो टर्म्स आपको प्रीफिक्स दिख रहे हैं ना, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी हम यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मेगा मतलब 10⁶, गीगा मतलब 10⁹9, टेराबाइट ये भी सुना होगा 10⁻12, और पीटा मतलब 10⁻15, और एक्सा मतलब क्या होता है? 10⁻18। ये जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। जब डिक्रीजिंग में जा रहा है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो सुना ही है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेरो, फेंटो, ये सारे उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, और यहां पर 10⁻, डिक्रीज होते जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये डेटा, ये टेबल आप ध्यान में रखना, बहुत सारे डायरेक्टली यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस जो अभी हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो लिखो डायमेंशंस। डायमेंशंस, dimension of a physical quantity are powers to which the fundamental units are to be raised in order to represent physical quantity. देखो, डायमेंशन वर्ड का ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का यूज किया जा सकता है। यहां पर जो अभी इस सिस्टम में डायमेंशन का यूज किया है उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो पुराने एंशंट लिटरेचर में भी, भगवत गीता भी अगर फॉलो करोगे, तो वहां पर दो डायमेंशन के बारे में बात ज्यादा की गई है। एक है स्पेस और दूसरा है टाइम। ठीक है, तो उन दो में से एक तो यहां पर यूज हो रहा है। स्पेस मतलब कि लेंथ, टाइम वो भी यहां पर है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को।
समझ में आ रहा है ये चीज? अगर अभी करंटली ये जो वर्ल्ड चल रहा है, तो जिसमें जो 3D हम बोलते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, तो वो 3 डायमेंशन लेंथ वाले डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिसकी यूनिट हम मीटर लेते हैं, SI यूनिट। समझ में आ गया? लेकिन जो तीसरा डायमेंशन जो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन वो कंटिन्यूअसली वर्किंग में, वो कौन सा है? टाइम है। क्लियर हो गया ये चीज? और एक और हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो है मास, मतलब जिसको बोलते हैं केजी। तो एक्चुअल में डायमेंशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी का? तो ये हम इन 3 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, लेंथ की यूनिट है मीटर, है ना, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स। अगर मैं वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, तो मीटर अपॉन सेकेंड आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो यहां पर इसका जो डायमेंशन होगा, मीटर मतलब लेंथ है, मतलब एल आ गया, और टाइम सेकेंड्स के फॉर्म में, तो एल अपॉन टी हो गया। तो टी अगर ऊपर जाएगा तो एल की पावर 1 और टी की पावर क्या हो गया? टी की पावर क्या हो गया? -1। क्या ये समझ में आया? क्या वेलोसिटी मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही है फॉर्मूले से? नहीं। तो यहां पर m की पावर क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया ये चीज? तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये उसका डायमेंशनल एनालिसिस है। क्लियर हो गया? या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसको हमेशा यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एम, ए और टी, एम, एल और टी, उसके एक्सपोनेंट क्या आएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं, कुछ सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज के। यहां से तो आप यहां पर ना पहले ये वाले जो 10 क्वांटिटीज है ना, पहले इसको लिख लो, उसके फॉर्मूले लिखो, और उसके बाद ना उसका डायमेंशन बताओ कि क्या आएगा। इसका डायमेंशन यहां पर लिखना, डायमेंशन क्या आएगा, पहले ये क्वांटिटी, देन उसका फॉर्मूला, और उसका डायमेंशन जो अभी मैंने समझाया वो लिखना है। हाँ, तो फर्स्ट फिजिकल लिख लिया क्या फॉर्मूला? अच्छा, फर्स्ट का बताओ क्या होगा डायमेंशन? देखो, डायमेंशन निकालने के लिए एम, एल और टी और इसके एक्सपोनेंट लेते हैं हम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर लेंथ है, और ब्रेड्थ मतलब वो भी क्या है? लेंथ है। क्या इसमें मास है? नहीं। क्या इसमें टाइम है? नहीं। तो मास और टाइम नहीं है, तो उसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा? 0। और लेंथ 2 बार है, मतलब उसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा? 2। तो मतलब इसका डायमेंशन, किसका? एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 2, t रेस टू पावर 0। ये हो जाएगा एरिया का डायमेंशन। समझ में आ गया? नहीं आया? देखो, लेंथ यहां पर m का मतलब क्या होता है? मास। मास मतलब जो केजी में जिसको मेजर करते हैं। ठीक है। l का मतलब क्या होता है? लेंथ, मतलब डिस्टेंस, लंबाई कितनी है। ठीक है। और t का मतलब क्या होता है? टाइम। तो एरिया क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब दोनों लेंथ ही है इनफैक्ट। एक लेंथ और ब्रेड्थ को भी हम लंबाई ही बोलेंगे ना, एल से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो एल इंटू एल ये बोल सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा? एल रेस टू पावर 2। ठीक है। मतलब हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन एनालिसिस के लिए 3 चीजें देखेंगे। एक तो उसका मास देखेंगे, दूसरा उसका लेंथ देखेंगे, तीसरा उसका टाइम देखेंगे। तो यहां पर ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब पावर 0 आ गया। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब 0 आ गया। और इसका लेंथ जो है, 2 डायमेंशन आ रहा है इसमें लेंथ में, एक लेंथ वाला और दूसरा ब्रेड्थ वाला, इसलिए क्या आ गया? एल स्क्वायर आ गया। अगले में क्या लिखा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो क्या आ जाएगा? एल रेस टू पावर 3। और बाकी दोनों जो नहीं आ रहे उसमें एक्सपोनेंट में हम क्या डाल देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? एम रेस टू पावर 0, एल रेस टू पावर 3, टी रेस टू पावर 0। समझ में आ गया क्या करना है वैभवी? और बाकी तुम लोगों को भी क्लियर है? अनुराग,
ओके ऋषभ, ऋषभ ना, क्लियर? हाँ बताओ थर्ड का क्या आएगा? यस, गुड। तो यहां पर फॉर्मूला लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट, मास मतलब m आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L इंटू बी इंटू एच, जो भी हमने देखा। तो यहां पर क्या आएगा? अपॉन L क्यूब आएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m रेस टू पावर 1 L रेस टू पावर 3, और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब क्या आ जाएगा? T रेस टू पावर 0। ठीक है, तो फॉर्मूले को देखो और उसके हिसाब से बताओ इसके डायमेंशंस क्या क्या आएंगे। लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। सर लेंथ में -3 आना चाहिए ना? सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा क्या? हाँ, L रेस टू पावर -3 आएगा, यस करेक्ट। और T रेस टू पावर क्या आएगा? 0। m अपॉन L क्यूब है ना, तो L ऊपर जाएगा तो ऊपर -3। वह भी क्लियर नहीं है? हाँ, बाकी लोगों ने सही लिखा था कि नहीं? गलत किया था? समझ गया ना अभी क्यों आएगा L की पावर -3? ओके, थर्ड बताओ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? m रेस टू पावर 0, L रेस टू पावर 0, T रेस टू पावर -1। L क्यों 0? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। नहीं, मैं फ्रीक्वेंसी पूछा। वेलोसिटी या स्पीड क्या आ रहा है अक्षरा? m रेस टू पावर 0, हाँ, L1 T -1, करेक्ट। तो क्या ये पूरा हो गया कंप्लीट? वैभवी नेक्स्ट बताओ। अच्छा, ऑनलाइन में जो जो है लक्ष्य और वसुधा, एक बार बताओ मुझे एक्सेलरेशन का क्या आ रहा है? Sir, m² 0 L1 and T -1. m रेस टू पावर 0, हाँ, और L और T रेस टू पावर L रेस टू पावर 1, T रेस टू पावर -2, यही आ रहा है ना? -1 sir. एक्सेलरेशन के लिए -2 आएगा ना, बिकॉज वेलोसिटी, देखो यहां पर वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हमने ऑलरेडी डायमेंशन निकाला हुआ था, ये ऊपर वाला वेलोसिटी का डायमेंशन था, ये वाला। डिवाइडेड बाय टाइम करो, तो डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो एक और माइनस हो जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, इधर ध्यान देना, और किसको किसको डाउट है वो इधर पे देखना। यहां पर ये है m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ये किसका डायमेंशन है? वेलोसिटी का। अगर मुझे एक्सेलरेशन का चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन मतलब t, है ना? तो t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या बन जाएगा? -2। तो ये आएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। वसुधा क्लियर है? लक्ष्य क्लियर है? वैभव ओके? कंफर्म कर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां पर क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो देखो अभी हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया था, वो क्या था? m रेस टू पावर 0, L रेस टू पावर 1, T रेस टू पावर -2। ये किसका था? एक्सेलरेशन का। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मास से। तो मास का डायमेंशन में क्या होगा? m आएगा, m रेस टू पावर 1। तो जो m रेस टू पावर 0 था, अब वो चेंज होके क्या बन जाएगा? m रेस टू पावर 1 बन जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? अब मुझे बताओ, इंपल्स का फॉर्मूला आपको दिया हुआ, फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, फोर्स ऊपर, हाँ, ये हमने अभी किसका डायमेंशन निकाल लिया है? फोर्स का निकाला है ना, ये फोर्स का डायमेंशन है ना, ये फोर्स का है। अब इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। तो अगर मैं इसमें टाइम का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? m की पावर 1, L रेस टू पावर 1, और t में क्या आ जाएगा यहां पर? -1, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई हुआ मतलब पावर ऐड हो गई वहां पर।
अब ये बताओ वर्क या एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। फोर्स का डायमेंशन यहां लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा डायमेंशन चेंज होगा? एल। तो क्या बन जाएगा ये? m⁻1 L2 और यहां पर t क्या आ जाएगा? -2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब वैभवी मुझे लास्ट वाला बता, पावर का डायमेंशन। तो ये वर्क वाला पूरा का पूरा आएगा और अपॉन में क्या है? टाइम। हाँ, t⁻⁻ क्या आ जाएगा? -3। तो ये समझ में आ गया डायमेंशन। ये अभी हमने सिर्फ 10 क्वांटिटीज का निकाला है, ऐसे अभी बहुत सारी और भी क्वांटिटीज है जिसमें हम सभी के डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। समझ में आया ये चीज? ये हो गया, ये हो गया, और भी कुछ है क्या? हाँ, ये सारे डायमेंशन एनालिसिस हम करेंगे। तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? या अगर मैं इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग कर लोगे तो अच्छी बात है, तो फिर हम अगली क्लास से आगे बढ़ जाएंगे सीधा। मैं ठीक है व्हाट्सअप कर दूंगा ये पीडीएफ। ओके, ठीक है। आज एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, इसलिए आज मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। और कल तुम लोगों की क्लास कौन सी होती है?